हाँ, गेहूँ को अगर हमको साफ करना होता तो हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं। तो गेहूँ के दाने बड़े होते हैं, वो रह जाते हैं और जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो नीचे चले जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि हमने उसको फ़िल्टर कर दिया है ना, पानी को फ़िल्टर करते हैं। क्लियर? पानी में जैसे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं फ़िल्टर पेपर में, और पानी के जो होते हैं नीचे अलग हो जाते हैं। इन द सेम वे, अगर मान लो कोई गैस है या मान लो कोई आयन्स है या कहीं पे, और वो आयन्स में अलग-अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग-अलग है। हम चाहते हैं कि उनमें जितनी भी वेलोसिटी, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स जो है वो निकल जाए, है ना? किसी की वेलोसिटी मान लो 200 है, किसी की वेलोसिटी 300 है, किसी की 400 है, किसी की 500 है। हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स जो है वहाँ से निकल, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी फ़िल्टर कहते हैं। आई बात समझ में? अब वो कैसे काम करता है देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फ़ील्ड होगा, लेंगे हम लोग। ये ऐसा मैग्नेटिक फ़ील्ड है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को भेजा ऐसा, और अब यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को भेजा इस तरह से, ठीक है ना? अब चार्ज पार्टिकल जब जाएगा मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर, ये तो डेविएट करेगा, बेंड कर जाएगा। अब सीधी-सी बात है, ये चार्ज पार्टिकल की बेंडिंग किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। ज़रा-सा देखो तो करके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सबको करने आना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, देखो तो करके खुद से एक बार। आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर की तरफ, बताओ? ये है चार्ज पार्टिकल, मोशन। ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। येस और नो बोलो, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सब कोई करके देख लो अपने हाथ से एक बार। ओके, आगे देखो। अब क्या होता है कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा, अब हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे ना हम लोग अप्लाई करेंगे एक मैग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस चार्ज पार्टिकल जो Q है, इसको पुश करेगा ये नीचे की तरफ। और ये कैसा पुश करेगा इसको? ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। अब सोचो, अगर फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, QE इक्वल्स टू QVB, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। Q कट जाएगा और V हो जाएगा E/V। मतलब समझो, अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दी कि वो वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो जाए,
ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल जो है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा आगे। ठीक है? कोई डिविएशन नहीं होगा इसमें। ठीक है? तो और ये सीधा निकल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके कार्डबोर्ड लगा देंगे, जिसमें कि ऐसे एक होल होगा, और ये वाले पार्टिकल जो है वो सीधे इस होल से बाहर निकल जाएंगे। आई बात समझ में? और जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल नहीं होगी, उनमें डिविएशन होगा। वो हो सकता हो अगर किसी की जिसके लिए किसी की वेलोसिटी मान लो ई बाई बी से ज़्यादा है, तो कुछ ऊपर जाएँगे, जिसकी कम है वो नीचे जाएँगे, कुछ लेकिन वो होल से पास नहीं करेंगे, ऐसा। तो अब मान लो हम क्या करेंगे, हमें जैसे मान लो बोला जाएगा कि हमको इसमें से 500 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स निकालने हैं। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेट करेंगे कि जो ई बाई बी का रेशियो है वो 500 हो। अगर ई बाई बी का रेशियो 5 हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स निकल जाएँगे। बात समझ में आई आई कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। चलो, इसको नोट कर लो। ये डिवाइस एक काम में आते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल डिवाइस है ऐसी, और ये इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है? तुम आता है एग्ज़ाम में ये। इस पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली, ठीक है? तो फॉर दोज़ पार्टिकल्स whose V equals to E by V will move in straight line and will be separated. इसको बस इतना नोट इतना नोट कर लो फटाफट। आगे बढ़े हम लोग, यस सर। ठीक है ना? तो उसके बाद अ, समर तुमने बोला था ना वो वाला कि वो ये वाला टॉपिक छूटा हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल वाला, वो जो मैंने वीडियो भेजी ना समर, तो उसको देखना, वही टॉपिक है वो, ठीक है? ये कॉइल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, काफी अच्छे में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, लगभग 40 मिनट में मैंने सब कुछ समझा दिया उसमें। उसको एक बार जाकर के देखना। और एक तुम बार बार बोले मेरे को पावर वाला, है कि नहीं? पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे ये टॉपिक ना इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है, छूट गया होगा। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूंगा कि मान लो एक रेजिस्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ए से बी, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, एक 1 कूलम चार्ज जब ए से बी जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट अगर ऐसे फ्लो करिए तो वी ए बड़ा होगा वी बी से। तो व्हेन
a charge will move from A to B. Its energy will decrease, है ना? क्योंकि अभी अगर यहाँ पे अगर मान लो हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो चार्ज अगर हाई से लो जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। कि करंट हाई से लो फ्लो करता है, तो मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है या 0 वोल्ट, तो जब चार्ज फ्लो करेगा 10 से 0 में, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, तो ब्लॉक को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो ब्लॉक की एनर्जी कम होती कि नहीं होती, बिकॉज वो हाई लेवल से लो लेवल पे आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। दिस एनर्जी will be converted to this electrical energy. This electrical energy will be converted to heat. Yep. तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा ये। और वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू भी, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्यू इज चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड V is PD between A and B. अब यहीं पे हमको पता है, जो ये Q क्या हो जाता है, IT हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, वो IT होता था VIT। और B क्या हम लिख सकते हैं, V को IR लिख सकते हैं, तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। इसी को हम कहते हैं जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये पढ़ा हुआ भी है क्लास 10th में, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है, तो क्यूबी भी बोल सकते हैं, वीआईटी बोल सकते हैं, या आई स्क्वायर बोल सकते हैं। तो पावर कितना लॉस हो रहा है बाय चार्ज, पावर मतलब एनर्जी लॉस्ट यूनिट टाइम, तो टी से डिवाइड कर दो, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर दो, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, फिर इस पे ना मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हुए। अब इन द सेम वे, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज मूव करा हाई से लो, अगर मान लो यहाँ पे सेल होता है ऐसा, और अगर चार्ज यहाँ से यहाँ जाता, ठीक है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, मान लो 1 कूलम चार्ज वो इधर से इधर जाता, तो क्या होता है, वो एनर्जी गेन करता, भी गेन, कितनी एनर्जी वो गेन करता, क्यू भी गेन करता। ये मैंने बातें बता के भी रखी हुई पहले। अगर मान लो कोई सेल ऐसा है और 1 कूलम चार्ज
ऐसे जाता, हाई से लो जाता, ए टू बी, तो क्या होता वहां पे, ये हाई से लो जाता, एनर्जी विल बी लॉस्ट। सेल है फिर भी एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये एनर्जी जा कहाँ रही है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। कहते हैं ना सेल चार्ज होता है, जब सेल चार्ज होता है, जब मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो हमारा जो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेल के पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ, इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ सेल। इसको नोट कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. तो इसको नोट कर जाना, एक मिनट सर। इसको फटाफट नोट कर लो। छोटी छोटी बातें जो हमको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे होंगे कि हीटिंग एलिमेंट है, लिखा हुआ 210 वोल्ट 630 वॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉप व्हेन कनेक्टेड टू 2 एम। पहली बात तो समझो कि ये भी ना, ये पावर वाले क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे, ये क्लास क्लास 10th वाले क्वेश्चन ऐसे थे, थोड़ा सा 12th में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कि ऐसा एक वोल्ट का सेल है तो उसका इतना रेटिंग है। इसका मतलब समझ लो कि अगर हमने सेल को 210 वोल्ट पे ऑपरेट करवाया तो वो 630 वॉट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये बल्ब अगर रेटिंग है, इसका मतलब ये होता है। अगर हमने वोल्टेज कम या ज्यादा कर दिया तो जो वो पावर कंज्यूम करेगा वो अलग करता है। ठीक है, वो दैट विल नॉट बी 630। तो पूछा गया कि बताओ, अ, अगर हमने ये सेटअप रखा, ठीक है, तो लिखा हुआ बल्ब के ऊपर इतना, और हमने अगर उसको 210 वोल्ट पे चलाया, इट ऑपरेटेड एट फाइन करेंट इन बल्ब। सीधी सी बात है, पावर हो जाता वी आई। ठीक है, पावर हमको पता है 630 इक्वल्स टू वोल्टेज कितना 210 है, करंट कितना है निकालना है, वो 3 एम्पियर हो जाएगा। एक मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 12th से पूछा गया। लेकिन इसमें ही पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस हो जाता पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई, आर निकल जाएगा इससे। अगर पूछ लेगा कि इसको 420 वोल्ट पे काम करवाते हैं तो बताओ करंट कितना होगा, तो पावर हो जाएगा, इस वोल्टेज पे चलाएंगे तो पूछा जाएगा कि हाँ, तब करंट क्या होगा। तो देखो तब ऑब्वियस सी बात है, तब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे अब पावर कंज्यूम अलग हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात समझ में आती है कि
अगर हम इसको अलग वोल्टेज पे चलाते हैं तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाता है रो एल बाय। अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो वो रेजिस्टेंस यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा। अगर तो जो वोल्टेज यहाँ पे लिखा है वही वही ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग हो जाएगा तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बिना रेजिस्टेंस निकाले काम नहीं चलेगा। तो हम क्या ले सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। निकालना क्या, करंट। तो कोई रिलेशन देखो करंट के लिए, ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो V तो हमको पता रहेगा 420। करंट हमको निकालना है, रेजिस्टेंस यहाँ से हमको पता चल जाएगा, ठीक है, ये हमको पता रहेगा, यहाँ से निकाल लो, ठीक है, उससे करंट आ जाएगा। इसको नोट कर लो, इसका मीनिंग लिख लो पहले कॉपी में। इफ द बल्ब इज ऑपरेटेड एट 210 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इज 630 वाट। मतलब 1 सेकंड में वो 630 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में 1 सेकंड में, अगर 210 वोल्ट पे काम करते हैं तो। अगर करंट पूछा जाएगा इस पे क्या होगा तो सिंपल से निकाल लो। अगर रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर आर से निकाल लो, ठीक है, इसका इसी फॉर्मेट से। ये इसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गया। अगर तो अलग वोल्टेज स्टेटमेंट क्या बोला करवाना था? है तो फिर हमको वहां पे ये वाला मेथड से जाना होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? स्टेटमेंट क्या बोला था आपने? क्या बोले? सर वो स्टेटमेंट क्या बोला आपने अभी? ये स्टेटमेंट है, इफ बल्ब इज ऑपरेटेड एट 630 watt at 210 volt, it will consume 630 joule energy per second, ठीक है। और अगर समझना हो तो अगर बल्ब को ऑपरेट करके 210 वोल्ट पे, तो बल्ब जो है 630 जूल एनर्जी, 630 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट और हीट एनर्जी, ठीक है। ये इतना लिख लो, काफी है। इस पे सवाल आते हैं और रेयरली आते हैं, मतलब 1 मार्क का 2 मार्क का सवाल इस पे आएगा तो आएगा। तो आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 2 बल्ब है, एक का है पावर P1, वोल्टेज V, मतलब वोल्टेज V पे काम करोगे पावर P1 कंज्यूम करेगा। और दूसरा बल्ब भी है P2, वोल्टेज V। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला कनेक्टेड इन सीरीज, एंड दूसरा कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन सीरीज। और यहाँ पर सप्लाई का सोर्स है V, यहाँ भी सप्लाई का सोर्स है V।
फाइंड पावर डिसिपेटेड in the two combinations in terms of P1 and P2। ठीक है, बताना है कि पावर कितना वहां पे डिसिपेट हो रहा है दोनों। अब यहाँ पे देखो तो पावर डिसिपेटेड निकालना है तो सबसे पहले तो अगर हम देखें ना, पैडल का तो केस बड़ा आसान है, क्योंकि अगर पैडल में हमने सोर्स V लिया है ना तो दोनों के साथ अक्रॉस वोल्टेज V होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है पैडल में। तो अगर मैं सेकंड पार्ट पहले सॉल्व करूं तो बड़ा आसान है। वो बल्ब ऐसा है, बल्ब ऐसा है P1, इसके लिए वोल्टेज V है, यहाँ पे सप्लाई करते हैं वोल्टेज V, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V होगा। अब यहाँ पे कितना पावर निकलेगा P1, अब यहाँ पे कितना पावर निकलेगा P2। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज V है तो दोनों के क्रॉस V भी सप्लाई हुआ, तो पावर इस पे P1 इस पे P2 जाएगा। therefore टोटल पावर डिसिपेटेड। P1 आंसर, कोई दिक्कत नहीं समझ में। फर्स्ट केस देखते हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, कनेक्टेड इन सीरीज है। अब यहाँ पे V वोल्टेज का है ना, अब देखो यहाँ P1 है, V1 P1, अब यहाँ पे इसका रेटिंग ये दिया गया, लेकिन अब दोनों के पास वोल्टेज जो V नहीं होगा, दोनों के पास वोल्टेज अलग अलग होगा, ये सीरीज है। अब वोल्टेज हमको निकालने बोला जाएगा, दोनों के पास क्या वोल्टेज होगा, लेकिन एक बात सही से, दोनों में सेम क्या होगी, दोनों में करंट सेम होगी, है ना। तो दोनों में करंट अगर सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R1। तो R1 हो जाएगा V स्क्वायर बाय P1 और R2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P2। देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा सर्किट में, करंट हो जाएगा V बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाय R1 प्लस R2। ये ऊपर चला जाएगा P1 P2 बाय V P1 प्लस P2। सर हाँ बोलो। सर इसमें पर पावर में सब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे ले लिया सर, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होगा हाँ, ना। बोला कि ना कि अगर हम इसको वोल्टेज V पे काम करवाते तो इसका पावर कंज्यूम करता P1, तो उससे रेजिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। इसके अक्रॉस हाँ सेम सर, वोल्टेज थोड़ी ना है, हाँ सर, अगर सेम वोल्टेज होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो ये तो हम देखो, जो भी उसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी भी अगर तुम्हारे वहां घर पे ट्यूबलाइट तुम यूज करो, कोई भी यूज करो, तुम तुरंत उसको निकाल के बता सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो। अब ये करंट हो गया। अब यहाँ पे इसमें कितना होगा पावर कंज्यूम्ड, इसमें पावर कंज्यूम्ड, दिस इज नॉट द पावर कंज्यूम्ड, याद रखना, दिस इज जस्ट द स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वोल्टेज V पे काम कर ही नहीं रही है। पावर कंज्यूम्ड इन वन, पावर हो जाएगा I स्क्वायर R,
दोनों में करंट तो सेम ही जा रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज आर हियर? आर हियर यहाँ पे आर है, वी1 वी स्क्वायर बाय पी1। ये दोनों कट जाएंगे ना, पी1 पी2 स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये अगर मेरे को टोटल निकालना है ना, एक मिनट, मेरे को टोटल निकालना है ना, टोटल निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस तो इसका ये हो जाएगा ना, इसका प्लस इसका, तो वी स्क्वायर R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, P1 P2 सीरीज है ना, करंट तो मैंने सेम सही निकाला ना, लंबा चला जाएगा, ज्यादा ही लंबा जाएगा, तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट, करंट हो जाएगा मेरा V बाय R1 प्लस R2, पावर कंज्यूम हो जाएगा आई स्क्वायर आर, R1 प्लस R2 हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2, और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, पावर वन क्या था, V स्क्वायर बाय R1, तो R1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P1, ठीक है, V स्क्वायर बाय P1, R2 हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2, ये V स्क्वायर भी इस पर कट जाएगा ना, P1 P2, यहाँ से इसको नोट कर, हाँ पावर कैपेसिटर जैसे ही हो गया। सर 1 मिनट बैक पेज करो ना। ओके सर। आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इसमें बस ऐसे सवाल आ सकते हैं कि सीरीज में है, पैरेलल में है, बताओ पावर कंज्यूम क्या होगा। ये मेथड ना एक बार ध्यान से याद कर जाना। ठीक है, कि जो दोनों का मेथड किया ना मैंने, बोर्ड में इस तरह के और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने कैसा पूछा है, मैं वो करूंगा नहीं, ठीक है, वो तुम लोग आराम से कर सकते हो खुद से। दो तीन क्वेश्चन जो भी आए हुए ना बोर्ड में, वो प्रीवियस क्वेश्चन के कंसेप्ट पर ही है। जैसे दो बल्ब है पी और क्यू, उनका रेजिस्टेंस दे दिया गया 1:2, कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में, तो पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड। तो भाई पावर डिसिपेटेड है, सीरीज में है, दोनों में करंट सेम होगा, तो I²R करके निकाल लोगे। ठीक है, मान लो बोल देगा दो रेजिस्टर पैरेलल में, रेजिस्टेंस उनका दिया गया R1 R2, तो वहां पे कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा V²R हो जाएगा, तो वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो में पावर हो जाएगा। तो कोई भी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन अगर आ जाए, इसमें बताओ पावर का रेशियो क्या है, उसमें बताओ पावर का रेशियो क्या है, तो सीधी सी बात है, एकदम एक छोटा सा कंसेप्ट पे सब काम चलेगा। वो है कि सीरीज और पैरेलल वाला जो क्या कहते हैं कंसेप्ट होता है कि करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, उसको करके हम लोग आगे सॉल्व करें। ठीक है, हाँ। देखो एक रचित बोले थे ना ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, तो उसपे ना कुछ खास नहीं है, मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, हालांकि इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर क्या होता है, ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये देखा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेटिक नीडल को अगर हम रखते हैं करंट कैरिंग वायर के पास तो वो डिफ्लेक्ट करता है। तो एक चीज समझ के चलना कि जैसे हमारे पास डाइपोल होते हैं, प्लस और माइनस होता है उसका डाइपोल में, इन द सेम वे बार मैग्नेट होते हैं जो कि मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। ठीक है, इसके पास यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस से माइनस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ जाता है। इसमें इनसाइड में कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता, खाली ये एक ही तरफ जाता है। और मैग्नेट में क्या होता है ये, अब सीधी सी बात है, अगर हम बाहर में मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और साउथ पोल जो बिहेव करेगा वो करेगा लाइक ए नेगेटिव चार्ज। अगर हम कंपेयर करते हैं मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को विद इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो नॉर्थ पोल जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव पोल, और साउथ पोल को हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव पोल। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर जाएगा पॉजिटिव। इन द सेम वे जो क्या कहते हैं बार में अगर कॉम्पस जो नॉर्थ पोल होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा कौन, ये क्या कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है फील्ड के ऑपोजिट। इन द सेम वे जो साउथ पोल होगा किसी भी मैग्नेट का, वो मूव करेगा ऑपोजिट टू द इसके, वो मूव करेगा ऑपोजिट टू, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो साउथ पोल होता है वो मूव करेगा अपोजिट टू द मैग्नेटिक। अब देखो मान लो कोई करंट कैरिंग वायर, अब करंट कैरिंग वायर है तो इसको हमने ऊपर रखा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हमने इससे पूछा जाएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इस केस में, तो जरा सा अपने राइट हैंड के थंब को दिखा दो। ठीक है, टूवर्ड्स राइट, और देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जाएगा, और अगर हमने ऊपर की तरफ देखा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। करके देखो तो, अपने थंब को पॉइंट करो टूवर्ड्स राइट, और फिंगर्स को कर्ल करके देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। ठीक है, और नीचे में भी आ रहा है। हाँ सर।
है ना। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो हमने कोई कॉम्पास नीडल को यहाँ पे रख दिया और ऑयस्टर ने ऐसा कॉम्पास नीडल को रखा था, यहाँ इसका नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो ये देखा गया कि ये जो निडल होती है ना, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट करती है, इसका ये जो नॉर्थ है ना ये अंदर की तरफ जाता है और साउथ जो है वो बाहर की तरफ जाता है। निडल को ऐसा एक काम करो, निडल को सिंपल दिखा दो, ऐसी निडल है, नॉर्थ साउथ, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ। और अगर हमने ऊपर रखा निडल को तो निडल का जो नॉर्थ है वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि निडल किधर, नॉर्थ पोल किधर मूव करता है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो उसकी तरफ मुड़ेगा वो, और साउथ हो जाएगा अंदर की तरफ। आई बात समझ में। यही एक्सपेरिमेंट ऑयस्टर ने किया था और उससे देखा था कि जो कॉम्पास निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, नीचे रखेंगे तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, ऊपर रखते तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। तो उससे वहां से उससे कंक्लूड किया कि ये जो मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर होती है दैट गिव्स दैट ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज ओनली ऑयस्टर। आगे बात समझ में। ठीक है, यस सर। चलो इसको हो गया अपना ये खत्म। ठीक है ना, चैप्टर देख लेना, कुछ छोटी मोटी एनसीईआरटी पढ़ना एक बार, हालांकि मैं भी एक बार देख लूंगा, कुछ छोटी मोटी अगर चीजें छूटी होंगी तो मैं करवा दूंगा, हालांकि ऐसा कुछ छूटा तो नहीं चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉन, हाँ एक चीज और, चैप्टर 4 हमारा पूरा हो चुका हुआ है एनसीईआरटी से, और न्यूटन फिजिक्स से भी हमारे 2 चैप्टर खत्म हो गए। अभी अगर ध्यान से देखोगे ना तो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी से अब इसके बाद, और चैप्टर 2 चैप्टर जो है ना वो चैप्टर शायद से अगर मैं देखूँ ना इसके न्यूटन फिजिक्स से, तो इसके बाद चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और 10। मतलब जो एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है वो न्यूटन में क्या है, 2 पार्ट में बांट दिया गया, चैप्टर 9 और 10। पूरा कंटेंट बिल्कुल सेम है, बस खाली चैप्टर 5 में दोनों चैप्टर आ गया है। ठीक है, ये अभी मैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी का स्किप कर रहा हूँ और नूतन का मैं चैप्टर 9 और 10 स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चूंकि 27 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें जो है ना इस दोनों चैप्टर से, चाहे तुम 9-10 बोल दो या चैप्टर 5 से बोल दो, कंटेंट बहुत ही कम पूछा जाएगा, मुश्किल से 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि ये चैप्टर मैंने लगभग काफी मतलब पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से, कोविड की वजह से, इस चैप्टर में से लगभग 70% चीजें ओमिट कर दी गई, तो मेरा पूरा पढ़ाया हुआ क्या हुआ था लास्ट में वो फ्रूटफुल नहीं। तो और ये चैप्टर ना प्योरली थ्योरेटिकल है, ठीक है, मतलब थ्योरी है खाली, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये 2 चैप्टर मैं अभी चैप्टर 5 में स्किप कर रहा हूँ और इसमें से चैप्टर 9-10 में स्किप कर रहा हूँ। हम लोग सीधे सर स्टार्ट इस करेंगे बार भी चैप्टर, पोर्शन रिड्यूस हुआ है ना? क्या चीज, इस बार भी पोर्शन रिडक्शन हुआ है ना? पोर्शन रिडक्शन की बात तो मैंने सुनी तो थी कि पोर्शन रिड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पोर्शन रिडक्शन का जो आता है ना पूरा का पूरा वो अक्टूबर में आता है। अभी कुछ बोला नहीं गया, खाली ये बोला गया कि रिड्यूस होगा। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं चैप्टर 5 का अगर रिड्यूस होगा ना अगर फिजिक्स पे सिलेबस, तो मैं बताता हूँ पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए इस बार भी रिड्यूस होता है। तो पिछली बार इन लोगों ने हटाया था वो हटाया था, तो मैंने पढ़ा ना कलर कोडिंग वाला वायर के ऊपर, वो हटाया था उन लोगों ने। फिर इन लोगों ने हटाया था चैप्टर 5 में से काफी कुछ हटाया था, क्लियर। उसके बाद चैप्टर 6 पूरा था, चैप्टर 7 पूरा था, और फिर एकदम लास्ट के चैप्टर्स में हटाया। तो हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर 5 को भी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, चैप्टर 6 पे आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और चैप्टर 5 का वहां पे कहीं पे 1-2 जगह काम आएगा तो वो मैं बता दूंगा, 10 काम होगा। तो विल स्टार्ट विद चैप्टर 6, ओके। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 5 अभी ओमिट किया जा रहा है, तो लोग पढ़ेंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे। एक मिनट, એટલે હમણાં ચેપ્ટર 6
अभी कुछ बोला नहीं गया है, समझ स्कूल में आ सकता है, ठीक है, ये पढ़ करके जाना। सर हमें स्कूल में तो बोला था इसके लिए, हमें स्कूल में पढ़ाया भी नहीं था, हाँ, अगर स्कूल में लेकिन क्या नहीं कहते हैं था। बोला है कि ओमिट कर दिया गया तो ओमिट कर दिया गया, ठीक है। साइक्लोट्रॉन भी पिछले साल नहीं था बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा तभी उसको छोड़ना, नहीं तो छोड़ के मत जाना। हम पढ़ते हैं चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नूतन से चैप्टर 11 है ये, 10 और 9 और 10 मैंने छोड़ दिया, और चैप्टर 6 मैंने इसे छोड़ा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि कनेक्ट होती है किसी भी एरिया के साथ, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम बात करें तो उसका सिंबल 5e था और फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेम वे से अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है 5b, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। दो एरिया है अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल एरिया, यहाँ पे फील्ड ऐसा है और यहाँ पे फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, ये एरिया बराबर है, छोटा बन गया ये, ठीक है, दोनों एरिया बराबर है। तो जिसमें जहाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो हम यहाँ पे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। दूसरी बात वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, जितना ज्यादा एरिया होगा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा। और वो तीसरा डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। मान लो अगर हमारा एरिया अगर एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जाता है और ये एरिया वेक्टर ऐसा है, तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लो फील्ड अगर ऐसे भी जा रहा है तो ये इसको पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, आर पार निकल नहीं रहा है इससे। जैसे मैंने बोला था ना कि फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सोचो तीर जैसे, और अगर हमारा टारगेट है तो उसको चीर करके बाहर जाना चाहिए, तभी फ्लक्स क्रिएट होगा। अगर उसको वो ग्रेज करके जाता है, मतलब ऊपर से सरफेस पे टच करके निकल जाता है, उसके आर पार नहीं जाता है, तो वो जो है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए क्या उसको वहां पे पूरा उसको आर पार होकर के निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है और जो फील्ड लाइन से सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रही है, तो फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स नहीं है। तो ऐसा कौन सा चीज होता है जो जिसमें कि नहीं होता, तो हम बोलेंगे cos 90 जीरो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एरिया इधर है, अपना फील्ड भी इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा बी ए हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। को डिटेल में मतलब जल्दी खत्म करो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको फॉर्मूले को नोट कर दो, फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको अच्छे से सबको नोट कर दो।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और जिसमें से ये देखा गया कि अगर हम लोग माइकल फैराडे मेन था जो कि एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने क्या देखा कि अगर हम लोग तीनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज कर दें, ठीक है, मतलब या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या हम एरिया को चेंज कर दें, या हम एंगल को चेंज कर दें, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में अगर हमने फ्लक्स को चेंज किया, ठीक है, फ्लक्स चेंज कैसे कर सकते हैं? फील्ड को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। तो हम क्या देखते थे कि उससे ना एक वोल्टेज पैदा होती थी, कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। मतलब वो जो कॉइल होता है वो एक सेल की तरह बिहेव करता है, और अगर हमने सर्किट उस कॉइल से बना दिया, क्लोज कर दिया सर्किट को, तो करंट दिखता था। अब कैसे देखो, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लो ऐसे कॉइल है, हमने यहाँ पे ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और हमने क्या किया, फील्ड को बढ़ाया टाइम के साथ। फील्ड को बढ़ाया तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो बल्ब ग्लो करता था, मतलब इसके दो एंड के क्रॉस क्या डेवलप होता था, वोल्टेज। अच्छी बात है। फिर हमने क्या देखा कि अगर हमने मान लो ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड लिया, और हमने इसको यहाँ पे एक एरिया, एक कॉइल लिया ऐसे हमने, या बल्ब लगा दिया, और हमने इस कॉइल को पुश किया फील्ड के अंदर। हमने क्या किया, कॉइल को पुश किया फील्ड के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कॉइल फील्ड के अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो एरिया होगा जिसके साथ फील्ड का लिंकेज होगा वो बढ़ेगा। अगर वो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो भी हम देखते हैं बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, एक बार अंदर में एंटर कर जाए ना, ठीक है, और उसके बाद हम इसको चलाते रहे, अगर अंदर में फील्ड कांस्टेंट है, ये फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे फील्ड वेरी कर रहे थे। अगर हम इसको अंदर ले जाए और देखें कि हाँ, कि अगर मान लो इसको अगर हम अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे जब इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एरिया कांस्टेंट रहेगा तो भी हम बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, तो भी इस सिचुएशन में क्या होगा, जो फ्लक्स होगा ना, जो फ्लक्स होगा वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो अब एरिया चेंज करेगा नहीं। जैसे एंटर कर रहा था फील्ड के अंदर, ज्यादा एरिया फील्ड के अंदर जा रहा था, तो एरिया इन द फील्ड बढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से क्या था, हम यहाँ पे देखते थे बल्ब ग्लो करता था। एक बार अंदर चला जाएगा तो जो भी एरिया होगा फील्ड के अंदर वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। तो हम देखते थे यहाँ पे तो बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्लो नहीं करता। फिर जब निकलता है बाहर तो फिर क्या होता है, जो फील्ड एरिया के साथ जुड़ा हुआ था वो फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज करे, वो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो इसमें से जो फील्ड लाइन पास करेंगे एरिया के साथ वो कम होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होगा, फिर से देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होता है और यहाँ बल्ब ग्लो करता है। तो हमने देखा कि अच्छा एरिया को चेंज करवा के भी क्या हो सकता है, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है और हमने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसा करके कॉइल को प्लेस कर दिया, और मान लो ये कॉइल को ना हम, मेटेलिक कॉइल है, हम यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है, सबको खींच रहा है ऐसा, ठीक है, और खींच करके ना ऐसे सब तक खींच करके इसको लंबा, इसके एरिया को बढ़ा रहे हैं। बल्ब लगा दिया हमने कॉइल में, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, फील्ड के अंदर जो एरिया है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हम क्या देखते हैं कि फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो करता है। फिर हमने क्या देखा कि अगर मान लो ऐसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ना वहां पे कॉइल को रोटेट करवाया, ऐसे करके कॉइल है और हमने कॉइल को रोटेट करवाया। जब हमने कॉइल को रोटेट करवाया तो हम देखते हैं कि जो एरिया, जो जो है, जो एंगल बनाएगा फील्ड के साथ वो चेंज करेगा। जैसे अभी अगर एंगल मान लो 0 डिग्री है, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे एंगल चेंज करेगा। एंगल चेंज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। तो हम देखते हैं फिर से यहाँ पे अगर हमने कोई बल्ब लगा दिया अगर एंड पे, ये ग्लो करता था, मतलब थीटा को चेंज करेंगे तो भी यहाँ पे ग्लो करेगा। तो सीधी सी बात है, फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उससे उसने ये कंक्लूड किया
कि अगर हमने कभी भी फ्लक्स को चेंज किया तो वहां पे क्या होता है, एक ईएमएफ क्रिएट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। मैं इसका ना एक बार वर्ड्स पे 7 बजे क्लास पे लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए काफी इतना। ओके चलो बाय, टेक केयर। 7 बजे ना मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सर।